दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे एक बहुत ही वैल्यूड लिसनर ने हमें एक कहानी अपनी तरफ से ट्रांसलेट करके भेजी। कहानी काफ़ी थ्रिलिंग थी, हमारी पूरी टीम को पसंद आई और बहुत ही परफेक्ट तरीके से उसे ट्रांसलेट किया गया था। तो इसीलिए बिना देरी किए हम तुरंत इस कहानी को आज आपके सामने वीडियो के रूप में पेश कर रहे हैं। इस कहानी को हमें भेजा है हिमांशु अधिनायक जी ने। थैंक यू हिमांशु जी। ये कहानी बहुत ही फेमस राइटर रॉयल डैल की लिखी हुई है और कहानी का नाम है लैम्ब टू द स्लॉटर। तो चलिए फटाफट कहानी शुरू करते हैं। ये सर्दी के मौसम की एक सामान्य सी शाम थी। कमरा गर्म था, पर्दे बंद थे। एक बड़े से बेड के दोनों तरफ रखे 2 टेबल लैंप मध्यम सी रोशनी बिखेर रहे थे। कमरे के बीच मेज पर 2 ग्लास और कुछ ड्रिंक रखे थे। मैरी मेलोनी कमरे में एक किनारे आदतन बोरियत में बैठी अपने पति के काम से घर लौटने का इंतजार कर रही थी। वो कभी कभी घड़ी की तरफ भी देखती थी, लेकिन किसी बेसब्री या चिंता की वजह से नहीं, बल्कि बस ये जानने के लिए कि कैसे हर बीतता मिनट उसके पति के घर आने के समय को और करीब ला रहा था। अब वो झुककर अपनी बुनाई में तल्लीन हो गई और थोड़ा शांत महसूस करने लगी। ये उसका 6ठा महीना चल रहा था, यानी वो माँ बनने वाली थी। उसके होंठ और आंखें, जिनमें अब एक नई शांति थी, पहले से बड़ी और गहरी लग रही थीं। जब घड़ी ने 5:10 का समय बताया तो उसने ध्यान से सुनना शुरू किया और कुछ ही देर बाद हमेशा की तरह ठीक उसी समय पर उसने बाहर पत्थरों पर कार के टायरों की आवाज़ सुनी। कार का दरवाज़ा बंद हुआ, खिड़की के पास से कदमों की आहट आई और फिर ताले में चाबी घूमने की आवाज़ आई। वो खड़ी हो गई और जैसे ही उसके पति अंदर आए वो गर्म जोशी से उसको चूमने के लिए आगे बढ़ी। हेलो बेबी, उसने कहा। हेलो, उसके पति ने जवाब देते हुए कहा। उसने पति का कोट लिया और उसे टांग दिया। फिर उसने ड्रिंक बनाई, अपने पति के लिए तेज़ और अपने लिए हल्की, और जल्दी ही वो फिर से अपनी कुर्सी पर बुनाई करने बैठ गई। उसका पति दूसरी कुर्सी पर बैठकर लंबा ग्लास हाथ में लिए उसे धीरे धीरे घुमा रहा था, जिससे बर्फ ग्लास की दीवारों से टकराकर खनक रही थी। उसके लिए ये दिन का सबसे अच्छा समय था। वो जानती थी कि जब तक उसके पति का पहला ड्रिंक खत्म ना हो जाए वो ज्यादा बात नहीं करता। वो भी चुपचाप बैठकर उसके साथ समय बिताना पसंद करती थी, खासकर घर में अकेले बिताए लंबे घंटों के बाद। उसे अपने पति की गर्मजोशी बहुत पसंद थी जब वो दोनों अकेले होते थे। उसे उसके होठों की बनावट भी पसंद थी और खास तौर पर यह बात भी कि वो थकान के बारे में कभी शिकायत नहीं करता था। उसने पूछा, थक गए हो बेबी? उसके पति ने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, मैं पूरी तरह थक गया हूँ। और ये बोलते हुए उसने एक अजीब सी हरकत की। उसने अपना ग्लास उठाया और एक ही घूंट में पूरा पी गया, जबकि उसमें अभी आधा ड्रिंक बाकी था। फिर वो उठा और धीरे धीरे अपने लिए एक और ड्रिंक लेने चला गया। मैं ले आती हूँ, वो बोली और उठकर जाने लगी, लेकिन पति ने कहा, बैठ जाओ। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि ये नया वाला ड्रिंक काफ़ी तेज़ था। वो उसे पीने लगा और वो उसे चुपचाप देखती रही। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मुझे तो ये सरासर अन्याय लगता है कि कोई इतने सालों तक पुलिस में रहा हो और उसे अब भी पूरे दिन भाग दौड़ करनी पड़ती हो। उसके पति ने कोई जवाब नहीं दिया। मैरी ने आगे कहा, बेबी, अगर तुम आज रात बाहर खाने के लिए ज़्यादा थके हुए हो, जैसा कि हमने प्लान किया था, तो मैं तुम्हारे लिए घर पर ही कुछ बना सकती हूँ। फ्रीज़र में बहुत सारा मीट और बाकी ज़रूरत का सामान रखा है। मैरी की आंखें जवाब, मुस्कान या पति के सिर हिलाने का इंतज़ार कर रही थीं, लेकिन पति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो फिर से बोली, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ब्रेड और चीज़ ले आती हूँ। मुझे नहीं चाहिए, उसके पति ने कहा। वो अपनी कुर्सी से बेचैनी से उठते हुए बोली, लेकिन तुम्हें खाना तो खाना ही है बेबी। मैं आसानी से कुछ बना सकती हूँ और ऐसा करके मुझे अच्छा लगेगा। हम लैम्ब भी बना सकते हैं। तुम जो चाहो वो सब फ्रीज़र में है। देखो, तुम्हें भूख लगी हो तो अपने लिए बना लो, मेरी चिंता मत करो, उसके पति ने लापरवाही से कहा। अब मैरी ने थोड़ा खींचते हुए कहा, लेकिन बेबी, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं बना देती हूँ, फिर चाहे तुम खाओ या ना खाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो उठी और करीब आधा बना हुआ स्वेटर उसने टेबल पर लैंप के पास रख दिया। उसके पति ने कहा, बैठ जाओ, बस 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। और तब
मैरी को थोड़ा डर लगना शुरू हुआ। पति ने गंभीर आवाज में फिर से कहा, मैंने तुम्हें कहा ना, बैठ जाओ। वो धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। अपनी बड़ी हैरान आंखों से लगातार पति को देखती रही। उसने अपना दूसरा ड्रिंक भी खत्म कर लिया था और अब खाली गिलास में देख रहा था। फिर वो बोला, सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है डार्लिंग, क्या हुआ? उसका पति एकदम स्थिर हो गया और सिर झुकाए बैठा रहा। फिर बोला, मुझे डर है कि तुम्हें यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगेगा, लेकिन मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मुझे लगता है कि तुम्हें तुरंत सब कुछ बता देना ही सही होगा। और फिर उसने उसे सब कुछ बता दिया। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, बस मुश्किल से 4 या 5 मिनट। मैरी सब कुछ चुपचाप ध्यान से सुनती रही और हैरानी और दहशत भरी नजरों से अपने पति को देखती रही। उसके पति ने आगे कहा, तो बस यही बात है। मुझे पता है ऐसे वक्त में मेरा तुम्हें यह बताना थोड़ी ज्यादती है, लेकिन मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। बेशक मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हारी देखभाल भी करूंगा, और इसीलिए मुझे लगता है कि इस बात से कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, वरना मेरी नौकरी के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। मैरी का दिल इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहता था। उसे लगा मानो वो बुनाई करते करते सो गई है और शायद कोई बुरा सपना देख रही है, और अगर वो किसी तरह से जाग जाए तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसने धीरे से कहा, मैं खाना बना देती हूँ। उसके हाथ पैर किसी लाश की तरह ठंडे पड़ चुके थे। जब वो उठकर जाने लगी तो उसे अपने पैरों पर फर्श का स्पर्श महसूस ही नहीं हुआ। असल में उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, बस हल्की सी एक मितली की फीलिंग के अलावा। वो सब कुछ बिना सोचे समझे कर रही थी। वो नीचे फ्रीजर के पास गई और जो पहली चीज उसके हाथ में आई उसने उसे निकाल लिया। उसने उसे बाहर निकाला और देखा, वो चीज कागज में लिपटी हुई थी। उसने कागज हटाया और फिर से देखा, ये भेड़ का एक पैर था। उसने सोचा, ठीक है, आज रात खाने में लैम्ब ही बनेगा। वो उसे ऊपर ले गई, उसके पतले सिरे को दोनों हाथों से पकड़े हुए। वो लिविंग रूम में गई तो उसने देखा कि उसका पति खिड़की के पास पीठ किए खड़ा था। वो वहीं रुक गई। पति ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है, मेरे लिए खाना मत बनाओ, मैं बाहर जा रहा हूं। और उसी पल मैरी मेलोनी चुपचाप अपने पति के पीछे गई और उसने बिना रुके उस भेड़ के पैर को एक बार ध्यान से देखा। फिर अचानक उसके चेहरे पर क्रोध, नफरत, ईर्ष्या और हिंसा का एक मिला जुला भाव प्रकट हुआ। उसका पूरा जिस्म भावों के इस आवेग से तरंगित हो उठा। अब वो अपने पैर के गर्म तलवों के नीचे ठंडे फर्श को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसकी आत्मा अब उससे भी ज्यादा ठंडी पड़ चुकी थी। वो अचानक हिली। जमकर पत्थर बन चुके उस भेड़ के पैर को उसने पीछे की तरफ लहराया और जितनी ताकत से हो सका उसे पति के सिर के पीछे जमा दिया। एक तेज ठक की आवाज हुई, मानो उसने लोहे की छड़ से वार किया हो। वो पीछे हट गई और इंतजार करने लगी। और अजीब बात थी कि वो आदमी 4-5 सेकंड तक वैसे ही खड़ा रहा और फिर वो फर्श पर गिर पड़ा। गिरने की आवाज, शोर, छोटी टेबल का पलटना, इन सारी बातों ने मैरी को उसके सदमे से बाहर निकाला। वो धीरे धीरे बाहर आई। वो ठंडा और हैरान महसूस कर रही थी। कुछ मिनटों तक वो वहीं खड़ी रही और लाश को देखती रही। मेमने का वो पैर उसके हाथों में अभी भी कसकर पकड़ा हुआ था। उसने खुद से कहा, मैंने अपने पति को मार दिया है। अब अजीब बात यह थी कि अचानक उसका दिमाग पूरी तरह से क्लियर हो गया। वो बहुत तेजी से सोचने लगी। एक पुलिस वाले की पत्नी होने के नाते वो जानती थी कि इसकी क्या सजा होगी, लेकिन उसे उस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। सच कहें तो उसे एक तरह से राहत ही महसूस हो रही थी। और दूसरी तरफ बच्चे का क्या होगा? क्या कानून गर्भवती हत्यारिन के लिए अलग होता है? क्या वो दोनों को मार देते हैं, माँ और बच्चे दोनों को, या फिर वो बच्चे के जन्म तक इंतजार करते हैं? क्या करते होंगे वो? मैरी मेलोनी को नहीं पता था और वो कोई जोखिम लेना नहीं चाहती थी। उसने भेड़ के उस पैर को रसोई में ले जाकर एक पैन में रख दिया, फिर ओवन चालू किया और पैन को उसमें रख दिया। फिर उसने अपने हाथ धोए, ऊपर जाकर आईने के सामने बैठ गई, अपना मेकअप ठीक किया और मुस्कुराने की कोशिश की। ये मुस्कान कुछ अजीब थी। उसने फिर से कोशिश की। फिर उसने जोर से खुश होकर कहा, हेलो सैम,
मुझे कुछ आलू चाहिए सैम। हाँ, और शायद बीन्स का एक डिब्बा भी। अब उसकी आवाज़ थोड़ी ठीक लग रही थी। मुस्कान और आवाज़ दोनों अब बेहतर हो गए थे। उसने कई बार इसका अभ्यास किया। फिर वो नीचे भागी। उसने अपना कोट पहना और पिछवाड़े के दरवाजे से होते हुए गली में चली गई। अभी 6 बजने में समय था और पड़ोस की किराने की दुकान में लाइटें जल रही थीं। उसने दुकान में एक आदमी को देखकर मुस्कुराते हुए उससे कहा, हेलो सैम। गुड इवनिंग मिसेस मेलोनी, कैसी हैं आप? उसने पूछा। वो मुझे कुछ आलू चाहिए थे सैम, और हाँ, शायद बीन्स का एक डिब्बा भी। पैट्रिक ने तय किया है कि वो थक गया है और आज बाहर खाना खाने नहीं जाना चाहता। आप तो जानते ही हैं, हम आमतौर पर गुरुवार को बाहर जाते हैं और अब घर में कोई सब्जी नहीं है। दुकानदार ने कहा, तो फिर कुछ मीट ले लीजिए मिसेस मेलोनी। अरे नहीं, मीट मेरे पास है, थैंक यू। मेरे पास फ्रीज़र में एक बढ़िया सा लैम्ब का पैर है। अच्छा, क्या आपको ये वाले आलू चाहिए मिसेस मेलोनी? ओह हाँ, ये वाले ठीक रहेंगे, 1 किलो दे दो। और कुछ? दुकानदार ने सिर एक तरफ घुमाकर उसकी तरफ देखा। मीठे में क्या रहेगा? क्यों ना केक का एक पैकेट ले लें आप? मुझे पता है आपके पति को केक पसंद है। मैरी ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, केक उनको बहुत पसंद है, दे दो। और फिर जब उसने सब कुछ खरीद लिया और पैसे दे दिए तो एक प्यारी सी मुस्कान दी और बोली, थैंक यू सैम, गुड नाइट। अब वो जल्दी जल्दी घर लौट रही थी। उसने खुद से कहा कि वो अपने पति के पास लौट रही है और वो खाने के लिए उसका इंतज़ार कर रहा है। वो मानो खुद को तैयार कर रही थी। उसने आगे सोचा, मुझे अच्छे से खाना बनाना है और काफ़ी स्वादिष्ट बनाना है, क्योंकि मेरा बेचारा पति थका हुआ है। और ये बात सोचकर पता नहीं क्यों उसे हंसी आ गई, एक अजीब सी हंसी जो उस शाम के हल्के अंधेरे में किसी को भी बुरी तरह डरा सकती थी। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अगर घर पहुंचकर उसे कुछ अजीब या बुरा दिखा तो उसे चौंकना होगा और दुख और डर की प्रतिक्रिया देनी होगी, शायद चीखकर और फिर जोर जोर से रोते हुए। बेशक वो अभी से घर पर कुछ भी अजीब होने की उम्मीद नहीं कर रही थी। वो तो बस एक सामान्य से गुरुवार की शाम को सब्जियां खरीदकर पति के लिए खाना बनाने घर जा रही थी। यही तरीका है, उसने खुद से कहा। सब कुछ सामान्य तरीके से करो, सब कुछ बिल्कुल स्वाभाविक रखो और तब कोई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो पिछले दरवाजे से अपनी रसोई में घुसी तो वो धीरे धीरे गुनगुना रही थी। उसने पुकारा, पैट्रिक, कहाँ हो बेबी? फिर उसने पैकेट टेबल पर रखा और वो लिविंग रूम में गई। और जब उसने उसे फर्श पर पड़ा देखा तो उसे सचमुच झटका सा लगा और उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। उसका दिल धड़क उठा और उसका अपने पति के लिए पुराना प्यार फिर से लौट आया। वो उसके पास दौड़ कर गई, घुटनों के बल बैठ गई और फिर जोर जोर से रोने लगी। ये आसान था, कोई अभिनय करने की जरूरत नहीं थी। कुछ मिनट बाद वो उठी और फोन करने गई। उसे पुलिस स्टेशन का नंबर पता था और जब दूसरी तरफ एक आदमी ने फोन उठाया तो उसने रोते हुए कहा, जल्दी आओ प्लीज, पैट्रिक मर गया है। कौन बोल रहा है? मैं, मिसेस मेलोनी, मिसेस पैट्रिक मेलोनी। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि पैट्रिक की मौत हो गई है? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। वो फर्श पर पड़ा है और मुझे लगता है कि वो शायद मर गया है। हम तुरंत पहुंच रहे हैं, उस आदमी ने कहा। गाड़ी बहुत जल्दी आ गई और जब उसने सामने का दरवाज़ा खोला तो 2 पुलिस वाले दौड़ते हुए अंदर आए। वो इन दोनों को जानती थी। वो पुलिस स्टेशन के करीब करीब सभी लोगों को जानती थी। वो नूनन की बाहों में गिर गई और बेकाबू होकर रोने लगी। उसने उसे धीरे से कुर्सी पर बैठा दिया। फिर मैरी ने रोते हुए पूछा, क्या वो वाकई मर गया? मुझे डर है कि हाँ, लेकिन ये हुआ कैसे? कुछ शब्दों में मैरी ने अपनी कहानी बता दी कि वो कैसे किराने की दुकान पर गई थी और लौट कर आई तो उसे फर्श पर पड़ा हुआ पाया। जब वो रो रही थी और बात कर रही थी तो नूनन ने मृत आदमी के सिर पर सूखा खून देखा। वो जल्दी से फोन करने चला गया। अब कुछ और लोग वहां आने लगे, एक डॉक्टर, 2 जासूस, एक पुलिस फोटोग्राफर और एक फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट। जासूस लगातार मैरी से बहुत सारे सवाल पूछते रहे। वो उसके साथ बड़ी ही नरमी से पेश आ रहे थे। मैरी ने उनको बताया
कि उसने मांस पकने के लिए ओवन में रखा था और वो अभी भी वहीं है, और फिर कैसे वो सब्जियां लेने किराने की दुकान पर चली गई थी और जब वापस आई तो उसने देखा कि उसका पति फर्श पर पड़ा था। दोनों जासूस उसके प्रति बेहद अच्छे थे। उन्होंने घर की तलाशी ली। बीच में कभी कभी जैक नूनन धीरे से उससे बात कर लेता। उसने मैरी को बताया कि उसके पति की मौत सिर के पीछे किए गए एक जोरदार वार के कारण हुई है। अब वे लोग हथियार ढूंढ रहे थे। हत्यारा उसे अपने साथ ले गया हो सकता था या उसने उसे कहीं फेंक दिया या छुपा दिया हो सकता था। जैक ने कहा, ये वही पुरानी कहानी है, हथियार मिल जाए तो हत्यारा भी हमें मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद एक जासूस आकर मैरी के पास बैठ गया। उसने पूछा कि क्या उसके घर में कोई ऐसी चीज है जिसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता हो। क्या मैरी अंदर जाकर ये चेक कर सकती है कि घर से कोई ऐसी चीज गायब तो नहीं हुई है। तलाशी चलती रही। अब काफी देर हो गई थी, करीब 9 बजने वाले थे। कमरे तलाश कर रहे लोग अब थकने लगे थे। मैरी ने कहा, मिस्टर जैक, क्या तुम ड्रिंक लेना चाहोगे? तुम सब लोग काफी थक गए होंगे। पुलिस वाले ने कहा, हाँ ठीक है, वैसे पुलिस के नियमों के हिसाब से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप दोस्त हैं इसलिए चलेगा। वे सब ड्रिंक लेकर खड़े हो गए। जासूस उसके साथ असहज महसूस कर रहे थे और उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। जैक नूनन किचन में गया, जल्दी से बाहर आया और बोला, मिसेस मेलेनी, क्या आपको पता है आपका ओवन अभी भी चालू है और मांस अभी भी उसी में है। मैरी ने कहा, ओह सच में, मुझे इसे बंद कर देना चाहिए, मैं तो भूल ही गई थी। वो किचन में गई, उसने ओवन बंद किया और फिर आंसू भरी आंखों के साथ लौटकर कहा, क्या आप एक काम करेंगे? आप सब यहाँ पर हैं, पैट्रिक के कितने अच्छे दोस्त, और उसके हत्यारे को पकड़ने में मदद कर रहे हैं। आप सब बहुत भूखे होंगे क्योंकि रात का खाना भी नहीं हुआ है। मुझे पता है पैट्रिक मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा अगर मैं आपको बिना कुछ खिलाए यहाँ से जाने दूँ। क्यों ना आप ओवन में रखा लैम ही खा लें। नूनन ने कहा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता मिसेस मेलेनी। मैरी ने फिर से विनती की, देखिए प्लीज़, मुझे तो कुछ भी खाने का ज़रा भी मन नहीं है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा कुछ खा लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, फिर आप अपना काम जारी रख सकते हैं। जासूस थोड़ी देर के लिए झिझके, लेकिन वे भी भूखे थे और आखिरकार वो रसोई में गए और खुद ही खाना ले आए। महिला वहीं बैठी रही और खुले दरवाजे से उनकी बातें सुनती रही। वो सुन सकती थी कि वो आपस में बात कर रहे हैं। उनके मुंह मांस से भरे होने के कारण उनकी आवाज़ें थोड़ी भारी लग रही थीं। एक ने कहा, अरे और ले लो चार्ली। अरे नहीं, हमें इसे पूरा खत्म नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रो, मिसेस मेलेनी चाहती हैं कि हम इसे ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा था कि हमें ही इसे ख़त्म करना है। चलो ठीक है, फिर खा लेते हैं। वैसे कितना बड़ा सरिया रहा होगा ना वो, जिससे हत्यारे ने बेचारे पैट्रिक को मारा। डॉक्टर का कहना है कि उसके सिर का पिछला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया है। दूसरा जासूस बोला, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हथियार मिलना काफ़ी आसान होना चाहिए, क्योंकि जिसने भी ये किया है वो इतना बड़ा हथियार अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। पहला जासूस बोला, पता नहीं क्यों मुझे तो लग रहा है कि ये हथियार घर के आसपास ही कहीं है, शायद हमारे बिल्कुल सामने ही। तुम्हारा क्या ख्याल है जैक? और उनकी ये सारी बातें सुनकर दूसरे कमरे में बैठी मैरी मेलेनी उसी अंदाज में फिर से धीरे धीरे हंसने लगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय ज़रूर शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।